हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलवी इंग्लिश क्लासेस। आज हम कक्षा 12वीं के पहले लेसन द लास्ट लेसन की व्याख्या को संक्षिप्त में समझेंगे। कहानी का वक्ता फ्रांज नाम का एक युवा स्कूल जाने वाला लड़का है। उस सुबह वह डर गया था क्योंकि वह स्कूल के लिए लेट हो गया था। साथ ही जैसा कि उनके शिक्षक एम हेमल ने पिछले दिन घोषणा की थी कि वह पार्टिसिपल्स के विषय पर उनका परीक्षण करेंगे और फ्रांस ने कुछ भी नहीं सीखा था, इसलिए उसे डांटे जाने का अधिक डर था। फ्रांस के दिमाग में एक और विकल्प था, स्कूल जाने और गर्म और चमकदार मौसम में दिन का आनंद लेने का। वह उस दृश्य का वर्णन करता है। पेड़ों पर चहकते हुए पक्षी थे और चीरघर के पीछे ड्रिल कर रहे प्रसियाई सैनिकों के शोर को भी सुना जा सकता था। बाहर का दृश्य स्कूल की तुलना में अधिक आकर्षक था, लेकिन फ्रांज ने प्रलोभन को नियंत्रित किया और स्कूल जाने के लिए चुना। जैसे ही फ्रांज शहर के हॉल से गुजरे, उन्होंने नोटिस बोर्ड पर भारी भीड़ देखी। प्रसिया के साथ युद्ध की शुरुआत 2.5 साल पहले हो गई थी और तब से सभी बुरी खबरें जैसे कि युद्ध हारना, दुश्मन द्वारा अल्सेस और लॉरेन पर कब्जा करना यानी प्रसिया आदि को इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया था। फ्रांज स्कूल की ओर चलता रहा। उसने मन में सोचा कि अब बोर्ड में क्या खबर हो सकती है। जैसे ही वह स्कूल की ओर तेजी से चला, वह लोहार जो खबर पढ़ रहा था और अपने प्रशिक्षु के साथ पीछे से फ्रेंच के पास आया और कहा कि उसे इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास स्कूल जाने के लिए काफ़ी समय है। फ्रांज ने सोचा कि लोहार उसका मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वह पहले से ही स्कूल के लिए देर हो रही थी। जब फ्रांज स्कूल के बाहर बगीचे में पहुंचा तो वह बहुत तेजी से चला था। फ्रांज ने मॉर्निंग में स्कूल में सामान्य दृश्य का वर्णन किया है। डेस्क के हिलने से बहुत अधिक शोर पैदा होता है। बच्चे अपने पाठ दोहराते हैं और अध्यापक को फुटों को बेंचों पर मारते सुना जा सकता था। वह दिन असामान्य था क्योंकि स्कूल से ऐसी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी और ऐसा लगता था कि स्कूल बंद था क्योंकि यह सुबह रविवार हुआ करता था। फ्रांस ने योजना बनाई कि वह हंगामे के तहत अपनी कक्षा में प्रवेश कर लेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। फ्रेंच ने अपनी कक्षा के भीतर झांका और अपने सहपाठियों को देखा और उनके हाथ में लोहे के बने शासक के साथ उनके शिक्षक एम हेमल थे। फ्रांस की पिटाई की आशंका जताई जा रही थी। फ्रांस को देर से आने पर शर्म आ रही थी और उसे डांटने की आशंका थी क्योंकि उसे सबके सामने कक्षा में प्रवेश करना था। फ्रांस को यह अजीब लग रहा क्योंकि एम हेमल ने उसे कुछ नहीं किया और इसके विपरीत विनम्रता से उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहा क्योंकि कक्षा उसके बिना ही शुरू होने वाली थी। फ्रांस जल्दी से अपनी सीट तक पहुंचा। कुछ समय बाद जब वह डर से उबर गया और सहज हो गया तो उसने देखा कि उनके शिक्षक ने उस दिन अपनी सबसे अच्छी कढ़ाई की हुई थी। शिक्षक आमतौर पर निरीक्षण और पुरस्कार वितरण दिनों जैसे अवसरों पर इसे पहनते थे। फ्रांज सोचता था कि अगर वह दिन एक सामान्य दिन था तो एम हेमल को अपनी विशेष पोशाक पहनने का क्या कारण हो सकता है। फ्रांज ने महसूस किया कि स्कूल में माहौल असामान्य और गंभीर था। इसे जोड़ने के लिए क्लासरूम की आखिरी बेंच पर गांव के वरिष्ठ लोगों हॉजर ने कब्जा कर लिया था, जो अपनी 3 कोनों वाली टोपी, रिटायर्ड मेयर, पोस्टमास्टर आदि पहने हुए थे। वे सभी उदास लग रहे थे। हॉजर अपने पाठक को लाया था जो पुराना और फटा हुआ था। उन्होंने इसे खोला था, इसे अपने घुटनों पर रखा था और इस पर अपने चश्मे रख दिए थे। फ्रांज उलझन में था और यह पता नहीं लगा सका कि उस दिन क्या हो रहा था। तब एम हेमल ने उसे बताया कि यह फ्रेंच में उनका आखिरी पाठ था क्योंकि बर्लिन में प्रसियाओं ने आदेश दिया था कि फ्रांसीसी भाषा को अब एल्सा और लॉरेन के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा और इसके बजाय जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। जर्मन अगले दिन पहुंचेंगे, जो जर्मन के शिक्षक है वो अगले दिन पहुंचेंगे। चूंकि यह फ्रेंच में आखिरी पाठ था और वह चाहते थे कि वे बहुत अच्छे से ध्यान दें। फ्रांज यह जानकर हैरान रह गया कि वह अब कभी भी फ्रेंच नहीं सीख सकता था
और अब उसे टाउन हॉल की बुलेटिन बोर्ड में डाली गई ताज़ा खबर पता चली। फ्रांज ने पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होने की और पक्षी के अंडों के शिकार में अपना समय बर्बाद करने और सारा दिन नदी में खेलने में व्यक्त किया था, उस बात का उसे बहुत खेद था। अब तक फ्रांज अपनी किताबों को एक अवांछित बोझ मानते थे, लेकिन अचानक वह उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगे, जिन्हें वह कभी नहीं छोड़ सकते थे। लेखक इस खबर को सुनने के बाद अध्ययन के प्रति फ्रांस के रवैये में बदलाव दिखाना चाहता था, क्योंकि वह किसी भी समय फ्रेंच सीख नहीं सकता था। खबर है कि उनके शिक्षक हेमल भी उस पर प्रभाव डाल रहे थे। फ्रांज उसे दूर नहीं जाना चाहता था। उन्होंने सोचा नहीं था कि शिक्षक छोटा स्वभाव और सख्त होगा। अब फ्रांज को पता था कि हेमल ने इस आखिरी पाठ के सम्मान में अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि गांव के लोग उस स्कूल से 40 साल की सेवा के लिए हेमल को सम्मान देने और धन्यवाद देने आए थे। गांव के लोग कक्षा में आ गए थे, क्योंकि वे इस बात के लिए पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने बचपन में अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। वे अपने शिक्षक की 40 साल की सेवा के लिए फ्रांसीसी के शिक्षक के रूप में धन्यवाद देने आए थे। इसके अलावा वे अपने देश के प्रति सम्मान दिखाना चाहते थे और अपनी मातृभाषा के रूप में दुखी थे। फ्रेंच अब उन्हें नहीं सिखाया जाएगा। शिक्षक ने फ्रांस को पुकारा, क्योंकि वह उसकी पार्टिसिपल के विषय के सुनने की बारी है। जैसा कि समाचार ने फ्रांस को प्रभावित किया था, वह अध्ययन करने के लिए उत्सुक था और इसलिए वह अपनी उत्सुकता दिखाने के लिए भी बेताब था। वह विषय को एक बार में और बिना किसी गलती के पढ़ना चाहता था और अपनी शिक्षक को खुश करना चाहता था। उनकी हताशा यह दर्शाती है कि उन्होंने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने के बदले में कुछ भी दिया था, उसे देने की इच्छा में परिलक्षित हुई। जैसा कि फ्रांज ने पाठ को नहीं जाना, वह भ्रमित हो गया और चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे खुद पर शर्म आ रही थी और अपने शिक्षक का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। हेमल ने फ्रांस से कहा कि वह उसे डांटे नहीं, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फ्रेंच ने हर दिन खुद को बताया कि वह अगले दिन अध्ययन करेगा और अब अध्ययन का अवसर समाप्त हो गया था और वह कुछ भी नहीं जानता था। हेमल ने फ्रांस से कहा कि वह उसे डांटे नहीं, क्योंकि अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उनका कहना था कि असल में सभी लोगों को दोषी ठहराया जाना था, क्योंकि कोई भी सीखने के प्रति गंभीर नहीं था। वह वर्ग को बताता है कि दुश्मन जो प्रशियन थे उन पर हंसेंगे और कहेंगे कि वे केवल फ्रांसीसी लोगों को ही दिखाते हैं, ना तो अपनी भाषा बोल सकते हैं और ना ही उसे लिख सकते हैं। उनका कहना है कि फ्रांस को खुद को दोषी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर कोई गलती पर है। हेमल का कहना है कि फ्रांस के माता पिता उन्हें शिक्षित होने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। वे चाहते थे कि वह खेत या चक्की में काम करे और कुछ पैसे कमाए। वे कहते हैं कि एक शिक्षक के रूप में उन्हें पढ़ाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उन्हें पौधों को पानी देने के लिए अपने घर भेज देता था। कभी कभी वह छुट्टी घोषित करता और मछली पकड़ने के लिए चला जाया करता था। हेमल अपनी मातृभाषा फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और तार्किक भाषा मानते हैं। वह वर्ग को अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहता है, क्योंकि यह खुद को गुलामी की जेल से मुक्त करने का एकमात्र साधन है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानता है तो कोई भी उसे अपना गुलाम नहीं बना सकता। मातृभाषा को अच्छी तरह से जानना एक भाषा के रूप में अपने वर्चस्व से लड़ने का एक उपकरण है। शिक्षक ने व्याकरण में एक सबक लिया। उस दिन फ्रांस आश्चर्यचकित था कि उसने सबक आसानी से समझ लिया। उसने महसूस किया कि वह चौकस हो गया है और हेमल ने भी बहुत धैर्य के साथ सबक को समझाया। फ्रांस ने महसूस किया कि शिक्षक उन्हें वह सब ज्ञान देना चाहते थे जो उनके जाने से पहले वो उन्हें दे सकते थे। ग्रामर के बाद उनके पास लिखित रूप में एक सबक था। हेमल ने फ्रांस एल्सेस के साथ कक्षा को एक नई पुस्तिकाएं दी। फ्रांस ने महसूस किया कि यह कक्षा के देशभक्ति की एक हवा थी। नोटबंदी फ्रांस के झंडे की तरह थी जो चारों तरफ फैल रहे थे। पूरी कक्षा लिखने में व्यस्त थी और केवल वही आवाज़ सुनी जा सकती थी जो कागज पर लिखी जाती थी। एक बार कुछ मच्छरों कक्षा में प्रवेश कर गए, लेकिन कोई भी घबराया नहीं, क्योंकि हर कोई लिखने में व्यस्त था। लेखक कक्षा की छत पर बैठे कबूतरों को भी छात्र मानता है और कहता है
कि कबूतर भी छत को अपने पंजों से खुरचने में व्यस्त थे और ऐसा लगता था कि वे भी फ्रेंच भाषा का कार्य लिखने में व्यस्त थे। कबूतरों की आवाज़ क्लास में सुनी जा सकती थी और फ्रांस ने सोचा था कि प्रसियावासी कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन यह कहना चाहता है कि भाषा स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आती है और इसके लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है, चाहे वो कबूतर हो या कोई फ्रांसीसी पुरुष। लेखक के बीच में फ्रांज ने एम हेमल को देखा जो अभी भी बैठे थे और कक्षा में उत्तराधिकार में अलग अलग चीज़ों को देखा, जैसे कि वह छोड़ने से पहले सब कुछ उपस्थिति याद करना चाहते हो। एम हेमल पिछले 40 वर्षों से उस स्थान पर पढ़ा रहे थे। केवल यह परिवर्तन था कि कक्षा में डेस्क वर्षों से उपयोग के कारण खराब हो गए थे, बाहर बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे, स्कूल की इमारत की बाहरी दीवार पर लगी छत पर चढ़ गए थे। फ्रेंच को लगता है कि शिक्षक को अपने जीवन के 40 साल बिताने के स्थान से दूर भेजने के लिए उनके दिल का टूटना हो रहा है। अपनी बहन को सामान पैक करते उसकी आवाज़ को सुनी जा सक रही थी, जो कि उस कक्षा के ऊपर था। एम हेमल ने रचना की और पूरी कक्षा से पाठ को सुना। लेखन कार्य के बाद फोनेटिक्स द्वारा पीछे किए गए इतिहास का एक पाठ था, जहां उन्होंने वर्णमाला की ध्वनियों का पाठ किया। फ्रांज ने कक्षा को शिशुओं के रूप में संदर्भित किया क्योंकि वे बड़े हो गए थे। वे ध्वन्यात्मकता का पाठ पढ़ रहे थे, जो आमतौर पर छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है, इसलिए वह खुद को अपनी कक्षा को बच्चे कहते हैं। होजर ने अपने चश्मे पर हाथ रखा था और प्राइमर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर कक्षा के साथ अक्षरों का पाठ किया था। वह रो रहा था। जैसे ही वह बोला, उसकी आवाज़ कांपने लगी। फ्रांस की मिश्रित भावनाएं थी। उन्हें यह देखकर मजाक लगा कि हाउजर जैसा बूढ़ा व्यक्ति कैसे रो रहा था और कांप रहा था, और दूसरी ओर वह भी भावुक महसूस कर रहा था जैसे हाउजर ने किया था। फ्रांस का इस अंतिम पाठ को कभी भी नहीं भूल सकता था वो। तभी चर्च की घड़ी में 12 बज गए और प्रार्थना गीत शुरू हो गया। उसी क्षण प्रसियाई सैनिकों द्वारा खेले जाने वाले तुरही की आवाज़ आई जो ड्रिल से लौट रहे थे सुनाई दी। एम हैमल का चेहरा सुस्त और रंगहीन हो गया क्योंकि क्लास खत्म होने का समय आ गया था। वह सीधे निश्चल खड़ा था और फ्रांस कहता है कि वह इतना लंबा कभी नहीं दिखाई दिया। एम हैमल ने बोलना शुरू किया, लेकिन अपनी भावनाओं के बल पर वे आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड पर विवेल ऑफ फ्रांस का अर्थ अर्थात लॉन्ग लाइफ फ्रांस लिखा, जितना बड़ा हो सकता था। वे दीवार की ओर झुक गए और बिना कुछ बोले कक्षा को छोड़ देने का संकेत दिया, क्योंकि कक्षा समाप्त हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।